हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग सिंक्रोनाइजिंग पावर, जो सिंक्रोनस मशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद स्लिप टेस्ट पढ़ेंगे और हंटिंग और डैम्पर्स वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होता है मशीन में? तो फॉर प्रॉपर ऑपरेशन मशीन एट ऑल लोड मशीन शुड स्टे एट सिंक्रोनिज्म। मतलब मशीन को अगर आपको किसी लोड पर चलाना है तो मशीन का सिंक्रोनिज्म में रहना बहुत ज़रूरी है। सिंक्रोनिज्म से हम क्या समझते हैं? सिंक्रोनिज्म का मतलब होता है कि आपका रोटर और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों लॉक्ड होने चाहिए आपस में। ठीक है, तो हम उसे क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि मशीन सिंक्रोनिज्म में है। ओके, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हमने ये पहले लेक्चर्स में पढ़ा है। पावर हमारा होता है EF इंटू VT डिवाइडेड बाय XS इंटू साइन डेल, जहाँ पर डेल क्या है? आपका लोड एंगल। ठीक है, हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 3 फेज पावर है, तो और 3 फेज की हमारी मशीन है, तो इंटू 3 फेज का पावर। ठीक है, तो हम सबसे पहला केस मानते हैं कि पावर जो है, जो हमारा जनरेटर डिलीवर कर रहा है, वो क्या है? वो पावर है P0, और उस P0 पे हमारा डेल्टा कितना है? वो है डेल नॉट। अब जैसे ही हम डेल्टा को वेरी करते हैं, डेल्टा को हमने जैसे ही वेरी किया तो हमारा पावर भी वेरी करेगा। वो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं, ये पावर एंगल ग्राफ है। तो पहले हमारा क्या था? ये P0 डेल नॉट पर पावर। अब जैसे ही हमने डेल नॉट को डिक्रीज़ किया तो हमारा पावर भी डिक्रीज़ हुआ। तो कितने से पावर डिक्रीज़ हुआ? तो चेंज इन डेल हमारा क्या होगा? डेल चेंज इन एंगल, पावर एंगल, और चेंज इन पावर हमारी क्या आएगी? डेल P। ठीक है, तो हमें इस डेल P को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर। ठीक है, तो मशीन को सिंक्रोनिज्म में रहने के लिए आपका सिंक्रोनाइज रहना ज़रूरी है। और जो हमारा डेल है, इसमें हमारा जो डेल है वो अपने ऑपरेटिंग पॉइंट पे ही रहना चाहिए, और जो नया ऑपरेटिंग पॉइंट है जब वहाँ पर जाए तो वो कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो अब सिंक्रोनाइजिंग पावर हमें पता चल गया सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होता है। डेल P को हम सिंक्रोनाइजिंग पावर बोलते हैं विद चेंज इन डेल। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम डेल P कैसे निकालेंगे? किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डेल। ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे पावर को। तो पावर को हमने विद रिस्पेक्ट टू डेल, हमारा पावर एंगल के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें क्या मिला? ये हमारा इक्वेशन मिला हमें। तो ये इक्वेशन क्या है? P सिंक्रोनाइजिंग इज इक्वल टू 3EF VT अपॉन X इंटू कॉस डेल। ठीक है, इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो हम क्या नोटिस करते हैं? हमारा कॉस है, तो कॉस हमारा इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो हमने उसको ड्रॉ कर लिया P सिंक्रोनाइजिंग को यहाँ पर। ठीक है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं, ये आपका P सिंक्रोनाइजिंग बन गया। तो P सिंक्रोनाइजिंग आपका क्या बताता है? ये बताता है मशीन की कैपेबिलिटी कि वो सिंक्रोनिज्म में रह सकती है डिस्टर्बेंस आने पर भी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि मशीन की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जब डेल एंगल 0 के नज़दीक है। जैसे जैसे मशीन का पावर एंगल बढ़ता रहता है, मशीन अपनी कैपेबिलिटी को खोती रहती है सिंक्रोनिज्म में रहने की। और 90 डिग्री, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, पावर पॉइंट, मैक्सिमम पावर वहीं पे डिलीवर होती है, और उसके बाद के जितने भी एंगल होते हैं ये सब अनस्टेबल एंगल है। ठीक है, ये सब आपके अनस्टेबल एंगल्स हैं। तो 90 डिग्री तक मशीन आपकी स्टेबल रहती है। तो वो हमें सिंक्रोनाइजिंग पावर के ग्राफ से भी पता चल रहा है, क्योंकि सिंक्रोनाइजिंग पावर का ग्राफ जो है यहाँ पर मैक्सिमम है और 90 डिग्री पर
ज़ीरो है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या बताती है मशीन की? स्टिफनेस बताती है कि कितनी जल्दी बदल सकता है अपने आप को, क्योंकि जैसे ही लोड चेंज होगा वैसे ही रोटर को अपना एंगल चेंज करना होगा उसी स्पीड से। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? हंटिंग। अब जब आप ये समझ गए हैं कि जब भी हमारा लोड चेंज होगा तो हमारा डेल भी चेंज होगा, आपका पावर चेंज हुआ तो आपका डेल चेंज होगा, या आपका डेल चेंज हुआ तो आपका पावर चेंज होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कभी कभी ड्यूरिंग ऑपरेशंस एक डिस्टरबेंस आता है। तो डिस्टरबेंस सिर्फ माइनर डिस्टरबेंस, एक तो होता है पावर चेंज, मतलब आपने लोड बढ़ा दिया तो पावर बढ़ गई, तो उसके हिसाब से फिर नया डेल्टा आ जाएगा। इसको हम इसी ग्राफ में अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए पहले आपकी मशीन इतने पावर पर काम कर रही थी, इस डेल्टा पे काम कर रही थी। अब आपने मशीन की से ज़्यादा पावर लेना चाहा तो आप लोड को बढ़ाएंगे, तो लोड को आपने बढ़ाया तो ये आपका नया लोड हो गया और ये आपका नया डेल्टा हो गया। तो हर बार जब भी आप लोड बढ़ाएंगे तो आपको एक नया डेल्टा मिलेगा, एक नया ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना लोड बढ़ाए भी आपके किसी न किसी पैरामीटर के चेंज होने से आपके स्लाइट डिस्टरबेंस आ जाते हैं। आपका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं होता है, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यही रहेगा, डेल नॉट ही। लेकिन क्योंकि सडन चेंज होगा लोड में, कुछ फील्ड करंट चेंज हो सकता है या हार्मोनिक्स आएंगे, तो आपका थोड़ा सा पावर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो वापस दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो इस स्लाइड डिस्टरबेंस को हम क्या बोलते हैं? हंटिंग। हंटिंग क्या होता है? पावर, मान लीजिए आपका ये है पावर, तो किसी वजह से पावर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, और धीरे धीरे डैम करके दोबारा वहीं पर आ गया। इसे एक अच्छे से ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए आपका पावर चल रहा था, ठीक है, ये आपका पावर है। अब किसी कारणवश में कुछ स्पाइक आए, लेकिन ये वक्त के साथ कम होते होते दोबारा से कम हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये दोबारा आपके ऑपरेटिंग पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो इस फिनोमिना को, आपके ऑसिलेशन को, जो पावर ऑसिलेशन को हम बोलते हैं हंटिंग। ठीक है, तो हंटिंग जब भी होती है तो आपका पावर में डिस्टर्बेंस आता है, एम्पलीट्यूड डिस्टर्ब होता है, और उसके साथ साथ क्योंकि पावर चेंज होगा तो आपका डेल भी चेंज होगा, डेल नॉट भी चेंज होगा। तो आपका डिस्टर्बेंस इन एम्पलीट्यूड ऑफ पावर इज नोन एज हंटिंग। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजन, चेंज इन लोड, चेंज इन फील्ड करंट या हार्मोनिक डिस्टर्बेंस। ओके, अब चलते हैं कि ये इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, या आपके हंटिंग से प्रॉब्लम्स क्या है मशीन में। तो जब भी मशीन में हंटिंग होती है, हंटिंग एक ऑसिलेटरी बिहेवियर है, जो कि हमने देखा कि आपका ऑसिलेट करता है और फिर आपका उसी ऑपरेटिंग पॉइंट पर या कोई न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट पर भी जा सकता है आपका पावर। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने पावर बढ़ाया, तो पहला पावर ये था P1 और न्यू पावर क्या था? P2। तो इधर जाने के लिए पहले यहाँ था बड़ा, तो वो एकदम इस तरीके से नहीं होगा। वो कैसे काम करेगा? वो ऐसे होगा, आपने मशीन का पावर बढ़ाया, आपने लोड बढ़ाया, तो वो ऐसे गया और ऐसे सेटल डाउन हो गया। अब उसका जो नया डेल्टा भी अलग होगा, ये डेल्टा 1 हो गया, ये डेल्टा 1 हो गया, ये डेल्टा 2 हो गया। ठीक है, किसी नए एंगल पे अब नया पावर डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ये आपका किस टाइप का होता है? ऑसिलेटरी बिहेवियर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मशीन का जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट को एकदम से अपनी स्पीड चेंज करनी होती है, एकदम से अपने एंगल चेंज करने होते हैं, तो उस वजह से उसमें एक फैटिग आता है। फैटिग आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि शाफ्ट में एक थकान टाइप की आती है। जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं तो आपके मसल्स में एक ब्लॉकेज आ जाता है, मतलब अब आप उससे ज़्यादा काम नहीं करा सकते, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो फैटिग एक तरीके का थकावट उसका मतलब है। तो शाफ्ट में जब फैटिग ज़्यादा हो जाता है तो उसका फेलियर हो जाता है, तो वो ज़्यादा फैटिग, फास्टर शाफ्ट फैटिग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसे ठीक करने का क्या तरीका है? हम डैम्पर वाइंडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं।
अब डैम्पर वाइंडिंग्स क्या होती हैं? आपका जो रोटर होता है, रोटर इस टाइप से रहता है, इस टाइप से आपका रोटर रहेगा, ठीक है। तो इस रोटर में आपकी वाइंडिंग्स रहती हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया, आपका माइनस हो गया, ओके। और ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो इस टाइप के रोटर में आप जैसे ही आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड से आगे या पीछे होगा, मान लीजिए ये इसकी स्पीड NR है, रोटर की स्पीड कितनी होती है NR, और मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड होती है NS। तो नॉर्मल केस में NS और NR बराबर होता है, मतलब सिंक्रोनिज्म किसे कहते हैं कि आपका जो रोटर है और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक ही स्पीड से रोटेट करते हैं, क्योंकि उनमें लॉकिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका लोड बढ़ता है तो आपका रोटर स्लाइटली पीछे खिसक जाता है, ठीक है। तो मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो रोटर की स्पीड है वो अचानक से कम हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। तो आप मतलब आपकी लॉकिंग टूटने के चांसेस हैं, दोनों रोटर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो लॉकिंग है वो ब्रेक हो सकती है। तो ऐसे टाइम पर अगर हम इस यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग्स लगाएंगे तो क्योंकि दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, तो इन डैम्पर वाइंडिंग्स में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो होगा। इसे आप बिल्कुल इंडक्शन मशीन से समझ सकते हैं कि जब भी दोनों की स्पीड में डिफरेंस होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रोटर में, उसकी वजह से एक इंडक्शन टॉर्क डेवलप होता है। जैसे इंडक्शन मशीन में टॉर्क डेवलप होता है, वैसे ही सिंक्रोनस मशीन में इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब दोनों की स्पीड में मिसमैच होता है तो एक इंडक्टिव टॉर्क डेवलप होता है। वो इंडक्टिव टॉर्क उसे उसी डायरेक्शन में फोर्स करता है और मशीन वापस, जो आपका रोटर है वो वापस लॉक हो जाता है। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, मान लीजिए किसी आपने लोड एकदम से हटा दिया तो आपका रोटर तेज़ चलने लग गया, क्योंकि आपने एकदम से लोड हटाया तो मशीन की स्पीड एकदम से बढ़ गई, रोटर की स्पीड एकदम बढ़ गई। तो अब आपका क्या है, NR जो रोटर की स्पीड है वो बढ़ गई NS से। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक इंडक्टिव टॉर्क, क्योंकि दोनों में फिर से डिफरेंस आ गया, फिर से इन कंडक्टर्स को कट करने शुरू कर देगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, फिर क्योंकि वो शॉर्टेड होते हैं, ये सब डैम्पर वाइंडिंग आपस में शॉर्टेड होते हैं, तो फिर एक करंट फ्लो होगा, फिर इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वो उसे वापस खींचेगा दोबारा सिंक्रोनस स्पीड में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझें कि अगर ये आगे गया, किसी तरीके से NR तेज हो गया, तो एक टॉर्क डेवलप होगा जो उसे वापस पीछे खींचेगा, टॉर्क। और अगर किसी कारणवश आपकी रोटर स्पीड कम हो गई तो आपका एक और टॉर्क डेवलप होगा जो इस साइड के लिए होगा। तो कुल मिलाकर डैम्पर वाइंडिंग्स में डेवलप होने वाले इंडक्टिव टॉर्क मशीन को वापस सिंक्रोनिज्म में ड्रैग कर लेते हैं। अगर वो तेज़ चला गया तो पीछे खींचेगा, और अगर पीछे चले गया तो फॉरवर्ड खींचेगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। तो डैम्पर वाइंडिंग से ऑसिलेशन को कम किया जा सकता है, क्योंकि जब हमारी डैम्पर वाइंडिंग लग जाएगी तो मशीन जल्दी से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। और हमारा मेन पर्पस क्या होता है हंटिंग कम करने का, कि हमारे जो ऑसिलेशंस हैं वो कम हो। तो मान लो डैम्पर वाइंडिंग नहीं थी तो ऐसा रहा था, लेकिन डैम्पर वाइंडिंग अगर लगा दी हमने तो कैसा रहेगा, हो सकता है इस तरीके से कम डैम्पर, ये ग्रीन वाली क्या है हमारी डैम्पर के साथ। तो अब हमारे ऑसिलेशंस को हमने कट कर दिया है काफ़ी हद तक, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग का एक और फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें इंडक्टिव, अभी हमने क्या डिस्कस किया, इसमें इंडक्टिव टॉर्क डेवलप होता है। तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो क्योंकि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है तो स्टार्टिंग में तो आपका रोटर स्टैंड स्टिल रहेगा, रोटर तो नहीं रोटेट करेगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो रोटेट कर रही है। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रोटर में होगा उसकी वजह से एक टॉर्क डेवलप होगा
वो टॉर्क आपका रोटर को घुमाने लगेगा। ठीक है, वो घुमाएगा कब तक? एक सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम स्पीड पर। इसे बिल्कुल इंडक्शन मशीन की तरह लीजिए, स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन, जिसमें ये क्या है, बार्स हैं। ठीक है, तो मशीन स्टार्ट कैसे होगी? स्टार्ट होगी एक इंडक्शन मोटर की तरह, लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंचेगी, आपके पोल्स आपस में लॉक हो जाएंगे और मशीन सिंक्रोनस स्पीड में कंटिन्यूस चलेगी फिर। ठीक है, तो दो फायदे हैं डैम्पर वाइंडिंग के। पहला फ़ायदा क्या है कि रिड्यूस करता है किसको? हंटिंग को। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा आपका है कि मेक्स मशीन सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, नॉट मशीन पर मोटर कह सकते हो, मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना देता है। ठीक है, तो दो फायदे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच।